नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते अवकाश मिलने का रास्ता साफ। राज्यसभा के बाद लोकसभा से मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक पारित। घर से काम करने की सशर्त छूट। रक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने रक्षा बजट को बताया अपर्याप्त। कहा, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हो सकती पूरी। रक्षा प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के स्तर पर भी जताया असंतोष। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। पुंछ में 1 जवान शहीद। जम्मू में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग में संपर्क बढ़ाने पर सहमति। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न। मतगणना की तैयारियां पूरी। कल आएंगे नतीजे। राज्यसभा टीवी पर खास कवरेज। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना और सिंधु ने इंडोनेशिया के दिनार दिया और साइना ने जर्मनी की फेबियने देप्रेज को दी मात। पुरुष सिंगल से एचएस प्रणय बाहर। महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने से जुड़े विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। कल लोकसभा से भी यह विधेयक पारित हो गया। राज्यसभा से इससे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से कामकाजी माताओं और उनके बच्चों को बेहतर देखभाल मिल सकेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक 2016 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद मां और बच्चों को बेहतर देखभाल मुहैया कराना है। रूल्स में फ्रेम करके कहां तक महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए मैं वो कोशिश करूंगा। विधेयक में 50 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों के लिए क्रेच की व्यवस्था जरूरी है। माताओं को दिन में 4 बार क्रेच जाने की इजाजत होगी। ऐसी व्यवस्था न करने वाले संगठनों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सांसदों ने अपने सुझाव दिए। I urge this government to think about this and make it mandatory just like it's for women. So should it be for fathers, whether he's single or whether he's married. What about the unorganized sectors? Who will make these women employees aware of their benefits, that they are entitled to get the maternity benefits? 2 months before delivery and 4 months after delivery, I think would be ideal as far as I am concerned. Not make this an isolated example of just leave. We need to integrate the Women and Child Department, the Health Department and Labour Department. If together they work, only then this is going to succeed. इस विधेयक के जरिए 1961 के कानून में संशोधन किया जाना है। इसमें महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। अभी ये अवधि अधिकतम 3 महीने है। इसके अलावा शिशु की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश के बाद भी कुछ महीनों तक घर से काम करने की छूट की सुविधा का भी प्रावधान है। विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। रविंद्र सिंह शिरोन के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमेरिका में भारतीयों पर हिंसा का मुद्दा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। अगले हफ्ते संसद में सरकार की ओर से इस मसले पर विस्तार से बयान भी दिया जाएगा। अमेरिका में नस्लीय हिंसा में मारे गए भारतीयों का मामला संसद में गूंजा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। सरकार की ओर से अगले हफ्ते इस मसले पर विस्तार से बयान देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय
कि वो सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे कि जो हमारे यूएसए में इंडियन सिटीजन्स हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड अपने को फील करें, अपने महसूस करें। सारे कदम सरकार उठाएगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भारतीयों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए चिंता जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिका से इस मसले को गंभीरता से नहीं उठाने का आरोप लगाया। देखकर चुन के यहाँ से निकल जाओ और आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही है, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधी है, मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं? टीएमसी, बीजू जनता दल और सीपीएम ने भी अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। Interests of the Indians working in the United States to be protected by the government of India. Aren't we going to take a proper step so that this hate campaign stops? Is going to declare such areas and send advisories for the benefit of our non-resident Indians who are actually going there to get better remuneration and also look after. आज सबसे ज्यादा ये गलत पहचान के कारण बहुत अटैक हो रहे हैं। भारत सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किया है, क्या विधि बनाई है, कैसे पहचान का मामला कहां लोगों में लाया जाए ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी और आप भी खुद इस सदन के होकर के वहां के कांग्रेस को, अमेरिकन कांग्रेस को और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति को ये वार्ता दे। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिका में हाल में भारतीयों पर हिंसा के 3 मामले सामने आए थे। कंसास की घटना में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना में पिछले हफ्ते साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल के कारोबारी हार्निश पटेल की हत्या कर दी गई थी। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। भारतीय मछुआरे की हत्या के विरोध में आज चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय मछुआरा संगठनों ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। इस बीच भारत ने उम्मीद जताई है कि श्रीलंका सरकार इस मामले की जांच तेजी से करेगी। इधर कल लोकसभा में एआईएडीएमके ने यह मामला उठाया। उन्होंने श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई रोकने के लिए केंद्र से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसैनिकों के गोली मारने का मामला गुरुवार को लोकसभा में उठा। एआईएडीएमके के सांसदों ने इस मामले में केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की और मछुआरों की समस्याओं के स्थायी समाधान की भी मांग की गई। Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Edappadi K. Palaniswamy also returned a letter to the Honorable Prime Minister for this specific incidents, Madam. Hence, Madam, I strongly urge you kindly take immediate and effective action to ensure that the lives and properties of fishermen are protected and that such incidents not allowed to recur, Madam. In the last 1 week alone, 50 fishermen were arrested and their fishing nets, boats were seized. I urge the Prime Minister personally in intervening in this issue to use all possible means and powers to curb the unacceptable aggressive action of Sri Lankan Navy. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान और डियो गार्सिया में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी चिंता की बात है। उन्होंने मछुआरों के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने और युवा मछुआरों को कौशल विकास के जरिए नए रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया। In their arrest and imprisonment overseas, not just by Sri Lanka but also by Pakistan and now by the British and Diego Garcia. As I have suggested previously in this House, Madam, modernization of fishing infrastructure and a credible assistance package from the government are urgent requirements, Madam. तनाव के बीच श्रीलंका ने उसके यहाँ जेलों में बंद 85 मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है। The government of Sri Lanka has informed the High Commission of India in Colombo that all 85 Indian fishermen currently in Sri Lankan custody will be released. We understand that instructions in this regard to the concerned authorities in Sri Lanka have been issued. श्रीलंकाई नौसैनिकों के भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर गोली मारने की घटना के विरोध में तमिल मछुआरों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना ने उस समय गोली मार दी थी जब वो कच्चातीवू के करीब समुद्र में मछली पकड़ रहा था। वहीं गुजरात सरकार के मुताबिक पिछले 2 साल में राज्य के 747 मछुआरे पाकिस्तान की ओर से पकड़े गए हैं।
प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने देश का रक्षा बजट बढ़ाने की पैरवी की है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2,81,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट को समिति ने अपर्याप्त बताया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कम बजट की वजह से सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और सैन्य तैयारियों पर असर पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में सशस्त्र सेनाओं के लिए आवंटन में मामूली बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया गया है। समिति ने कहा कि इतनी धनराशि से सेनाओं की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं की जा सकती। रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की उस मांग पर भी सहमति जताई गई है जिसमें सेना के आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्रालय से आवंटन बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। गुरुवार को बीसी खंडूरी की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा में पेश रिपोर्ट में कहा है कि आवंटन बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। समिति ने रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की भी आलोचना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ी और पठानकोट आतंकी हमलों के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि सुरक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। समिति ने कहा कि शायद इन हमलों से कोई सबक नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश में हुई ट्रेन बम धमाके और लखनऊ एनकाउंटर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। इससे पहले कल लोकसभा में उन्होंने बताया कि एनआईए मामले की जांच कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी एटीएस ने लखनऊ में एक घर में छिपे सैफुल्ला को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे मार गिराया गया। घटनास्थल से बड़ी तादाद में हथियार, नकदी, सिम कार्ड और दूसरी चीजें मिली हैं। राजनाथ सिंह ने सैफुल्ला के पिता के बयान का जिक्र भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ट्रेन बम धमाके को लेकर 3 संदिग्ध मध्य प्रदेश से और 3 उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। मध्य प्रदेश ट्रेन धमाका मामले में शामिल होने के संदेह में उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के नाम गौस मोहम्मद खान और अजहर है। गौस मोहम्मद खान एयरफोर्स में रह चुका है। पुलिस का दावा है कि सैफुल्ला के मकान से मिले मैप और डायरी से इन दोनों के बारे में सुराग मिला था। अब तक इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके पास टेक्निकल नॉलेज थी। ये पहले एयरमैन भी रह चुका है और काफी लंबे अरसे तक रहा। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये लगातार इसी प्रकार की हरकतों में लिप्त रहा और फाइनली इसने ये गैंग बनाने में भी सफल हुआ और इन्हीं लगातार वेपन्स को इकट्ठे करने में और कॉन्टैक्ट्स बनाने में यही इसका मेन कार्य है। जम्मू कश्मीर में कल 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि गोलीबारी की चपेट में आने से एक नागरिक की मौत हुई है। सुरक्षा बलों को पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मारे गए आतंकवादियों में से 2 का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से था, जबकि बांदीपुरा में हुए दूसरे एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों को अपनी ओर आते देख आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की वजह से एक जवान शहीद हो गया। इस बीच पिछले साल सीमा पार से भारी गोलीबारी के बाद कल जम्मू के सुचेतगढ़ में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की पहली सेक्टर कमांडर स्तर की फ्लैग बैठक हुई। इस बैठक में फील्ड कमांडरों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शब्द संसार की अद्भुत शख्सियत, जिनकी कलम बेबाकी से करती रही समाज की विसंगतियों पर प्रहार। मुझे एक बात चुभती रही कि घर में हम पंजाबी बोले, स्कूल में हम उर्दू पढ़ें, नौकरी के लिए हम अंग्रेजी करें, पूजा पाठ के लिए हम संस्कृत लाएं। या ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाषा हमारे पास हो जिसमें हम सब कुछ समेट लें। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
लखनऊ की भूल भुलैया। रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए आसानी से बाहर ना आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण। उत्तर प्रदेश की अलापुर और उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर कल मतदान के साथ ही 5 राज्यों में वोटिंग का काम पूरा हो गया। अलापुर सीट पर समाजवादी पार्टी और कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद दोनों सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अलापुर में 60% से ज्यादा और कर्णप्रयाग में करीब 57% मतदान दर्ज किया गया। वहीं मणिपुर के 34 पोलिंग बूथों पर कल पुनर्मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीनों सीटों के इन मतदान केंद्रों पर करीब 77% मतदान दर्ज किया गया है। इम्फाल, चूड़ाचंदपुर और कांगपोकी जिलों में 4 मार्च को मतदान हुआ था, लेकिन मतदान में गड़बड़ी के चलते चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया था। अब सभी की नजरें 11 मार्च को मतगणना पर टिकी हैं। मतदान के बाद कल जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर एजेंसियों ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने का अनुमान जताया है। समाजवादी पार्टी दूसरे और बहुजन समाज पार्टी को तीसरे पायदान में रहने के कयास हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की करारी हार का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुमत के लिए कड़ी टक्कर का अनुमान जताया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी यहां पहली बार तीसरे बड़े दल के तौर पर उपस्थिति दर्ज करा सकती है। वहीं उत्तराखंड में ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत का अनुमान दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर ने दोनों में कड़ी टक्कर का कयास लगाया है। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस को पीछे छोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में फिर सरकार बनाने का दावा किया है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में उन्होंने बीएसपी से हाथ मिलाने का संकेत भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता है। इस बीच पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव ने बीएसपी से हाथ मिलाने का संकेत देकर कमजोरी दिखाई है। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि बहुमत पाने का अखिलेश यादव का दावा गलत था। अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। राजनीति में असंभव भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है। ये जो लगाया जा रहा है तो इसका मतलब हम पहले अपनी हार को मान लें। जो हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हम जा रहा गठबंधन जो बहुमत में आ रहा है, तो अभी कुछ हमें सोचना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव अपराधों पर रोक के लिए नए कानून की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव के दौरान नई स्थितियां बन रही हैं और इससे निपटने के लिए इसकी जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीटीआई से कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कई लोग आचार संहिता के उल्लंघन की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। नसीम जैदी के मुताबिक आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना आयोग की प्राथमिकता में शामिल रहेगा। आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के लिए अलग अलग पैमाने हैं। उन्होंने कहा कि एक जैसे मामलों में एक जैसी कार्रवाई की जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने से जुड़ी फाइल लौटा दी है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि यह मामला
दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं है। सरकार के नियमों के मुताबिक किसी भी पुलिसकर्मी या सैनिक की सेवा के दौरान मौत होती है या भर्ती के वक्त दिल्ली का निवासी हो, उन्हें ही इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिक विरोधी बताया। उपराज्यपाल कार्यालय ने अपने बयान में यह भी बताया कि उन्होंने 3 मार्च को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके बारे में बता दिया था। स्वराज अभियान की अगुवाई में दिल्ली से भ्रष्टाचार के खिलाफ कल से मुहिम शुरू की गई। भ्रष्टाचार से आजादी के बैनर तले मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। इसकी अगुवाई स्वराज अभियान के संयोजक प्रशांत भूषण ने की। इसमें योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय, अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की पत्नी दांग साई पुल भी शामिल हुई। इन लोगों ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार की जमकर निंदा की। प्रशांत भूषण ने केंद्र के साथ ही दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार पर भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों को कमजोर करने में जुटी है। 3 साल के अंदर लोकपाल की नियुक्ति कर देती। न केवल आपको ये बताने का काम सिर्फ लोकपाल ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। जो घोटाले हो रहे हैं, ये मोदी जी कहते हैं कोई घोटाला नहीं हो रहा। भाजपा की सरकार है। जब कोई जांच ही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि घोटाला नहीं हुआ। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने पर वो वीटो अधिकार के लिए इंतजार करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि G4 देशों की बैठक में वीटो के सवाल पर अलग अलग नजरिए से गौर किया गया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए सदस्य देश स्थायी सदस्यता के विस्तार का समर्थन करते हैं। G4 देशों ने एक बयान में कहा कि अंतिम फैसला नहीं होने तक नए सदस्य वीटो का उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि इन देशों ने साफ किया है कि नए सदस्यों के पास मौजूदा सदस्यों की तरह सभी जिम्मेदारियां और बाध्यताएं होनी चाहिए। G4 में भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। गन्ना किसानों की मदद के लिए एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जिसके इस्तेमाल से गन्ने में चीनी की मात्रा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस मशीन की मदद से गन्ना किसान अपनी फसल की गुणवत्ता और उसकी सही कीमत का आकलन भी कर सकेंगे। मशहूर शोधकर्ता जकारिया मैथ्यू ने इसकी खोज की है। Yoga always has a special resonance because it was here in September. देश की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है गन्ना। देश के विशाल इलाके में गन्ने की खेती होती है और चीनी उद्योग देश के सबसे विशाल और विकासशील उद्योगों में से एक है। इससे आभास होता है कि गन्ना किसानों के पौ 12 होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि स्थिति ठीक इसके विपरीत है। गन्ना किसान देश के सबसे प्रताड़ित वर्गों में से एक है। चीनी मिल मालिक अपने फायदे की दर पर आंच नहीं आने देते, जबकि गन्ने में चीनी उत्पादन की कम क्षमता का बहाना बनाकर गन्ना किसानों को कम कीमत दी जाती है। लेकिन अब शुगर केन सैंपलर मशीन ऐसा नहीं होने देगी। इस मशीन का विकास किया है श्री जकारियाज मैथ्यू ने, जो अब तक 300 से अधिक नई मशीनों की खोज कर चुके हैं और जिनके नाम 27 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं। हमने यूज किया है जो ड्रिलिंग करके सैंपल लेगा 8 to 10 kg लेगा और कन्वेयर में सीधा जाएगा, बाद में श्रेडिंग होएगा। श्रेडिंग रहेगा तो एकदम प्रिपेड एकदम बारीक कर देते हैं। वो बाद में उसके अंदर सेंसिंग करके उसका सुकोस लेवल लेके कंप्यूटर में लाते हैं। वो भी 15 सेकंड के अंदर आ जाता है। टोटल गाड़ी आके रुके इसके अंदर ड्रिलिंग करके करने के लिए 2 to 3 मिनट लगता है। उसके अंदर गाड़ी का वजन भी आ जाता है इसके अंदर। शुगर केन सैंपलर मशीन गन्ने में चीनी की मात्रा का फौरन और सटीक जानकारी देता है। इस नई खोज की बदौलत गन्ना किसान आसानी से अपने गन्ने की गुणवत्ता और इसकी सही कीमत जान सकते हैं। नई खोज न सिर्फ गन्ना किसानों के हितों का संरक्षण करेगी, बल्कि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ना उत्पादन के लिए भी उत्प्रेरित करेगी। हालांकि चीनी मिल मालिक फिलहाल इस खोज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें भी उत्पादन लागत कम होने और संयंत्र की उत्पादकता बढ़ने का फायदा होगा।
फिलहाल एक शुगर केन सैंपलर मशीन गुजरात के नर्मदा उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड में स्थापित की जा चुकी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल महिला पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान विमेंस प्रेस कॉर्प की सदस्यों ने पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के साथ चर्चा की। इसके अलावा समसामयिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। महिला पत्रकारों से मुलाकात में उपराष्ट्रपति ने महिला पत्रकारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। महिला पत्रकारों ने उपराष्ट्रपति से कई विषयों पर बातचीत की। उपराष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात में समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई और महिला पत्रकारों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर खुशी जताई। और बात बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की दिनार दिया एस्यूस्टीन को सिर्फ 30 मिनट चले मुकाबले में 21-12, 21-4 से हरा दिया। वहीं साइना नेहवाल ने जर्मनी की फेबियेने देप्रेज को 21-18, 21-10 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में साइना का मुकाबला कोरिया के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स मुकाबले में एचएस प्रणॉय प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते अवकाश मिलने का रास्ता साफ। राज्यसभा के बाद लोकसभा से मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक पारित। घर से काम करने की सशर्त छूट। रक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने रक्षा बजट को बताया अपर्याप्त। कहा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हो सकती पूरी। रक्षा प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के स्तर पर भी जताया असंतोष। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। पुंछ में एक जवान शहीद। जम्मू में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग में संपर्क बढ़ाने पर सहमति। आज राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न। मतगणना की तैयारियां पूरी। कल आएंगे नतीजे। राज्यसभा टीवी पर खास कवरेज। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना और सिंधु ने इंडोनेशिया की दिनार दिया और साइना ने जर्मनी की फेबियेने देप्रेज को दी मात। पुरुष सिंगल से एचएस प्रणय बाहर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।